दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एग्रोटेक स्टडी में। और दोस्तों मैं हूं अरविंद यादव। दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं, आपका एग्रीकल्चर कंपटीशन की क्लास सेकंड जो है ना, आज हम लेकर आए हैं दोस्तों, जिसमें हम आपको दोस्तों एग्रोनॉमी का आपका सेकंड जो पार्ट है उसके बारे में हम जानेंगे। दोस्तों अगर आप किसी भी एग्रीकल्चर कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, यह वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। दोस्तों हम इससे पहले आपका जो फसलों का वर्गीकरण था, 2 वर्गीकरण हम करा चुके थे। तीसरा वर्गीकरण जो है ना आगे हम लेके आए हैं, जिसमें और जो वर्गीकरण है वो आज आपके इसमें चैप्टर आपके कंप्लीट हो जाएंगे। ठीक है दोस्तों, हम इस वीडियो की शुरुआत कर लेते हैं। सबसे पहले हम फसलों का विशेष उपयोग के आधार पर वर्गीकरण करेंगे। फसलों का विशेष उपयोग के आधार पर वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ बेस्ड ऑन स्पेसिफिक यूज्ड। सबसे पहले दोस्तों मृदा आरक्षक फसलें, कवर क्रॉप, इनको इंग्लिश में कवर क्रॉप कहते हैं। दोस्तों ये दलहनी वर्ग की फसलें होती हैं जो तेजी से वृद्धि कर अधिक से अधिक भूमि को ढक लेती हैं, जिससे मृदा का कटाव यानी सॉइल इरोजन कम होता है, जैसे मूंग, उड़द, बरसीम, लोबिया, सोयाबीन। दोस्तों दलहनी वर्ग की फसलें कोई भी दाल वाली फसल हो सकती है, जो क्या करती हैं, बहुत जल्दी से इनकी वृद्धि होती है और ये अधिक से अधिक भूमि को ढक लेती हैं, क्योंकि इनकी जो वानस्पतिक वृद्धि अधिक होने के कारण पूरी तरीके से नीचे की जो भूमि आच्छादित हो जाती है। जब पूरी भूमि ढक जाती है तो जिससे ऊपर से जैसे बरसात होती है तो मृदा का कटाव नहीं होता है, सॉइल इरोजन बिल्कुल कम हो जाता है, क्योंकि ऊपर से आपकी फसलों ने उस भूमि को ढक लिया है। दोस्तों कौन कौन सी फसलें वो आपको विशेष याद रखना है, मूंग, उड़द, बरसीम, लोबिया, सोयाबीन, ये फसलें सभी आपकी मृदा आरक्षक फसलें या कवर क्रॉप कहलाती हैं। दोस्तों क्वेश्चन ऐसे पूछा जाता है, बताइए इनमें से कौन सी मृदा आरक्षक फसलें, तो आपको ध्यान रखना है सभी दलहनी फसलें मृदा आरक्षक फसलें होती हैं। दोस्तों कपास एवं मक्का जो है मृदा कटाव को बढ़ावा देती हैं। कपास और मक्का ऐसी फसलें, दोनों दलहनी तो है नहीं है, ये दोनों फसलें दोस्तों मृदा कटाव को बढ़ावा देती हैं। इसके कारण इन फसलें को मिट्टी बह जाती है दोस्तों, पानी के द्वारा या वायु के द्वारा मिट्टी उड़ जाती है, तो इसलिए दोस्तों इन्हें इरोजन परमेटिंग फसल कहते हैं। विशेष याद रखना, कपास और मक्का दोनों इरोजन परमेटिंग फसल है, मृदा कटाव को बढ़ावा देने वाली फसलें। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं हम आगे। नेक्स्ट है दोस्तों कीट आकर्षक फसलें, यानी इनको इंग्लिश में ट्रैप क्रॉप्स कहा जाता है। कीट आकर्षक फसलें मुख्य फसल के चारों ओर दूसरी फसल लगा देना, जिससे वह मुख्य फसल के कीटों को अपनी ओर आकर्षित कर लें, उन्हें ट्रैप क्रॉप्स कहते हैं। दोस्तों कुछ नहीं है, बहुत सिंपल भाषा में, कोई मुख्य फसल खड़ी हुई है, हमारी मेन क्रॉप्स बीच में खड़ी हुई है और चारों तरफ हमने कोई फसल लगा दी है, जिससे मुख्य फसल में जो कीट लगते हैं, जो कीट आकर्षित होते हैं मुख्य फसल, वो किस पर आ जाएंगे, आपकी चारों ओर लगने वाली जो फसल है उस पर आ जाएंगे। उस पर जब आकर्षित हो जाएंगे तो उनको आप ट्रैप क्रॉप्स कह सकते हैं, जो फसल हैं चारों तरफ लगी हैं उनको। जैसे हम एग्जाम्पल में समझाने की कोशिश करते हैं दोस्तों, पत्ता गोभी के चारों ओर अगर सरसों लगा दें तो दोस्तों पत्ता गोभी के जो भी इंसेक्ट हैं वो सरसों पर आक्रमण कर देंगे, यानी सरसों पर आकर्षित हो जाएंगे, जिससे गोभी को हम कीटों से बचा सकते हैं। दूसरा दोस्तों कपास के चारों ओर भिंडी लगाना, बिल्कुल कपास भी आपकी मालवेसी कुल की और भिंडी भी मालवेसी कुल की है, उसी प्रकार पत्ता गोभी क्रूसीफेरी कुल की थी और सरसों भी क्रूसीफेरी कुल की है। ठीक है दोस्तों, तो कपास में जो कीट लगते हैं, अगर हमने कपास के चारों ओर भिंडी को लगा दिया तो कपास में लगने वाले जितने भी कीट हैं वो आपकी भिंडी की ओर आकर्षित हो जाएंगे और आपकी जो मुख्य फसल कपास है वो कीटों के प्रकोप से बच जाएगी। ठीक है दोस्तों, ये होती हैं आपकी ट्रैप क्रॉप्स या कीट आकर्षक फसलें। नेक्स्ट है दोस्तों अंतर्वर्तीय फसलें, यानी कैच क्रॉप्स। दोस्तों कैच क्रॉप कौन सी होती है, मुख्य फसल का नष्ट होना या बुवाई देरी से हो तो इस नुकसान की भरपाई के लिए कम अवधि वाली फसलें लगाते हैं, इसे कैच क्रॉप कहते हैं। सिंपल भाषा में दोस्तों समझने की कोशिश करें, मुख्य फसल को नष्ट होना, कोई भी फसल है मेन क्रॉप अगर नष्ट हो जाती है या बुवाई, कोई भी फसल की बुवाई देरी से हो पाती है, तो जो नुकसान हुआ है उस नुकसान की भरपाई के लिए हम क्या करते हैं, या तो फसल नष्ट हो गई मुख्य वाली तो नुकसान हो गया, या फसल देरी से हुई तो नुकसान हो गया। अब उस नुकसान की भरपाई करने के लिए क्या करते हैं, कम अवधि वाली, जिनका कम समय में जो फसल पक जाती हैं उनको कम अवधि वाली फसल कहते हैं,
कम अवधि वाली फसल लगाते हैं, इसे ही कैच क्रॉप कहा जाता है। तो दोस्तों जैसे एग्जाम्पल की बात करें, मूंग है, उड़द है, लाही है, तोरिया है, ये आपकी जो फसलें हैं दोस्तों, ये आपकी कैच क्रॉप्स के अंतर्गत आती हैं। दोस्तों ये कम से कम अवधि वाली फसलें हैं और कम समय में ही ये तैयार हो जाती हैं, तो इसलिए इनको कैच क्रॉप कहा जाता है। तो आपको समझ में आ गया होगा कैच क्रॉप किसे कहते हैं। ठीक है दोस्तों, बात करते हैं हम आगे नेक्स्ट फसलों की। नेक्स्ट है दोस्तों सूचक फसलें यानी इंडिकेटर क्रॉप्स। तो इंडिकेटर क्रॉप्स क्या होती हैं? जो फसलें मृदा में पोषक तत्वों की कमी या पानी की कमी को दर्शाती हैं, सूचक फसलें कहलाती हैं। मानकर चलिए दोस्तों, कोई फसल आपकी भूमि में खड़ी हुई है और वहाँ पर किसी पोषक तत्व यानी न्यूट्रिएंट्स की कमी हो जाए, तो वो इंडिकेट करने लगती है कि इस पोषक तत्व की कमी हो गई है, तो उनको इंडिकेटर फसल या सूचक फसल कहते हैं। मतलब सूचना देने लगती है वह कि इसको पानी की आवश्यकता है या पोषक तत्व की आवश्यकता है। ठीक है, उदाहरण में हमने समझाने की कोशिश की है दोस्तों, जैसे मक्का, फूल गोभी, सूर्यमुखी। दोस्तों फूल गोभी में अगर नाइट्रोजन की कमी हो जाती है तो वो इंडिकेट करने लगती है। सूर्यमुखी में अगर बोरोन की कमी हो जाती है तो वह भी इंडिकेट करने लगती है, सूचना देने लगती है, कह सकते हैं। सूचक फसल आपकी कौन सी होती हैं, आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट दोस्तों हरी खाद फसलें, ग्रीन मैन्योर क्रॉप्स। दोस्तों ग्रीन मैन्योर क्रॉप्स कौन सी होती हैं, समझिए। दलहनी फसलों को खेत में उगाकर फूल वाली अवस्था या पुष्पन अवस्था पर मिट्टी पलट हल या कोई हैरो के द्वारा सहायता से उसी खेत में मिट्टी में दबा देना या मिला देना, उसे हरी खाद कहा जाता है। दोस्तों कुछ नहीं है, वो सिंपल भाषा की बात बताऊं, कोई भी दाल वाली फसल ले लीजिए और उसको खेत में बो दीजिए और उसकी फूल जब आए, फूल की अवस्था पर उसे खेत में जोत दीजिए। खेत में जोतने पर दोस्तों वह मिट्टी में दब जाएगी और कुछ दिन बाद सड़ करके और खाद का रूप ले लेती है, वह आपकी ग्रीन मैन्योर क्रॉप्स कहलाती है। क्यों? क्योंकि ग्रीन उसको हरी अवस्था में खेत में जोता जाता है, इसलिए। ठीक है दोस्तों, एग्जाम्पल की बात करें जनरली तो सनई, ढैंचा, ग्वार, मूंग, उड़द, लोबिया आदि। दोस्तों ये जो फसलें हैं सभी आपकी दलहनी फसलें हैं, लेग्यूमिनेसी कुल के अंतर्गत आने वाली फसलें हैं और दोस्तों यह आपकी हरी खाद का काम करती हैं, ग्रीन मैन्योर क्रॉप्स का काम करती हैं। ठीक है दोस्तों, एक पॉइंट स्पेशली है, जो राजमा एक दलहनी फसल है लेकिन एक ऐसी दाल वाली फसल है दोस्तों राजमा, जिसकी जड़ों में राइजोबियम नहीं पाया जाता। यानी दोस्तों यह वायुमंडल से नाइट्रोजन फिक्सेशन या नाइट्रोजन स्थिरीकरण नहीं करती है, क्योंकि इसकी जड़ों में राइजोबियम नामक बैक्टीरिया या जीवाणु नहीं पाया जाता है। ये आपको अच्छी तरीके से पता होना चाहिए, क्योंकि कई बार इससे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। बात करते हैं दोस्तों आगे। दोस्तों नेक्स्ट आपका है पायरा फसलें यानी उतेरा क्रॉप्स कहते हैं इनको। दोस्तों यह फसलें जनरली कहा जाए तो बिहार में ज़्यादातर उगाई जाती हैं, मध्य प्रदेश में भी उनको उगाया जा सकता है। दोस्तों निचली भूमि वाले इलाकों में धान की फसल में बची हुई अतिरिक्त नमी का उपयोग करने के लिए धान काटने के पहले उस खेत में अन्य कोई दाल वाली फसलें लगाई जाती हैं, जैसे मसूर, बरसीम। दोस्तों इसको अच्छी तरीके से समझने के लिए क्या बताऊं आपको मैं, कि आपकी जो धान फसल होती है, धान में आपको पता है पानी की मात्रा अधिक उपयोग की जाती है। धान जैसे ही कटने की स्थिति में आती है तो उस समय बरसीम या मसूर को छिड़क करके उस खेत में बो दीजिए, जिससे क्या होगा दोस्तों, जो नमी बची हुई है धान के खेत में तो वो पूरी तरीके से उसका उपयोग कर लेंगे आपकी बरसीम या आपकी मसूर, जिससे वो आपकी उगे आएंगी, उनका अंकुरण हो जाएगा। दोस्तों इन्हें उतेरा फसल या पायरा फसल कहा जाता है। ठीक है, एग्जाम्पल भी आपको समझ में आ गया होगा। बात करते हैं नेक्स्ट नाभिये फसलें। दोस्तों इंग्लिश में इनको हब क्रॉप्स कहा जाता है। जिस क्षेत्र विशेष के आधार पर उचित फसल लगाना जो उस क्षेत्र में अधिक मांग वाली हो, यह फसलें अन्य फसलों से अधिक लाभ प्रदान करती हैं। दोस्तों क्या होता है, कोई क्षेत्र विशेष है वहाँ पर हम उचित फसल लगा सकते हैं, मतलब जिसकी वहाँ पर मांग अधिक हो। अगर उसकी मांग अधिक होगी तो दोस्तों उसकी कीमत भी अधिक होगी, और कीमत अधिक होगी तो उसके लाभ भी अधिक प्राप्त किया जा सकता है। एग्जाम्पल में हमने समझाने की कोशिश किया दोस्तों। हब क्रॉप्स का मतलब
शहर के नज़दीक सब्जी लगा सकते हो। दोस्तों आपको पता होगा कि शहर के नज़दीक अगर आप सब्जी लगाती हो तो सब्जी की मांग सिटी में ज़्यादा होती है, तो सब्जियों से अधिक लाभ कमाया जा सकता है। शक्कर के खेत में के खेत के पास गन्ने की खेती करें। शक्कर का कोई मील है दोस्तों, मील मतलब जहाँ पर शक्कर बनाई जाती है, अगर वहाँ आसपास कहीं हम गन्ने की खेती करते हैं तो वहाँ से हम अधिक लाभ कमा सकते हैं, क्योंकि गन्ने का वहाँ से ले जाने में आपका स्थानांतरित करने में ज़्यादा खर्चा भी नहीं आएगा और अधिक से अधिक वहाँ से लाभ कमाया जा सकता है। तो दोस्तों ये थी आपकी उतेरा क्रॉप्स और हब क्रॉप्स। बात करते हैं दोस्तों आगे, नेक्स्ट है दोस्तों नगदी फसलें। तो नगदी फसलें यानी कैश क्रॉप्स। दोस्तों जिन फसलों को किसान खेत में तैयार होने के बाद सीधे बाजार में बेचकर धन अर्जित करता है, अर्थात उनको भंडारित नहीं कर सकता है, वे नगदी फसल कहलाती हैं। दोस्तों क्या होता है, किसान फसलों को उगाता है खेत में, उगाने के बाद उन्हें सीधे मार्केट में बेच देता है, उनको घर नहीं ले जाता, क्योंकि उनको घर पे रखने की या तो उसके पास व्यवस्था नहीं होती है या उनको रखना नहीं चाहिए। जैसे हम एग्जाम्पल की बात करते हैं, कपास है दोस्तों, कपास की इतनी रुई को किसान कहाँ रखेगा, नहीं रख सकता, तो सीधे उसको बाजार में बेचता है। गन्ना है दोस्तों, चाय, कॉफ़ी, रबर, नारियल, आलू, दोस्तों ये सभी फसलें कैश क्रॉप के अंतर्गत आती हैं। इनसे सीधा पैसा प्राप्त होता है, डायरेक्टली इनका यूज घर पे इतना ज़्यादा नहीं कर सकते। अब जैसे गेहूं हैं और बाकी दाल वाली फसलें हैं तो उनका तो हम कुछ मात्रा में यूज कर लेते हैं, लेकिन इनमें से कोई इतनी फसलें होती हैं जिनकी ज़्यादा मात्रा हम घर पे यूज नहीं कर सकते हैं, तो इनके सीधे बाजार में बेच देते हैं खेत से। नेक्स्ट है दोस्तों चारा फसलें, फूडर क्रॉप्स। दोस्तों फूडर क्रॉप्स क्या होती हैं सब जानते हैं, वे फसलें जिनका प्रयोग पशुओं के लिए चारे के रूप में किया जाता है, चारे वाली फसलें कहलाती हैं। बिल्कुल दोस्तों इनको उगा करके किसान जो होते हैं वो जनरली रूप से देखा जाए तो पशुओं को खिलाया जाता है। एग्जाम्पल की हम बात करें, बरसीम, रिजका, इसको लूसन भी कहते हैं दोस्तों, रिजका को, लोबिया, ग्वार आदि। दोस्तों ये सभी आपकी दलहनी फसलें भी हैं। जनरली वैसे ज्वार को भी पशुओं को चरी जिसको बोलते हैं उसको खिलाते हैं, मक्का की कर भी उसको भी खिला सकते हैं। दोस्तों ये सभी आपकी फूडर क्रॉप्स हैं, चारा वाली फसलें हैं। इन सभी का उपयोग चारे के रूप में किया जाता है। दोस्तों अब बात करते हैं हम आगे, नेक्स्ट है आपका सीमांत रक्षक फसलें यानी बॉर्डर क्रॉप्स। दोस्तों बॉर्डर क्रॉप्स कौन सी होती हैं, जब मुख्य फसल की सुरक्षा के लिए उसके चारों ओर अन्य फसल लगा दी जाए तो उसे सीमांत रक्षक फसल या बॉर्डर क्रॉप्स कहा जाता है। दोस्तों कोई मुख्य फसल खड़ी है, मेन क्रॉप है, और उसके चारों तरफ हमने ऐसी फसल लगा दी जिससे कोई पशु या कोई जंगली जानवर उस मेन फसल को नुकसान ना पहुंचा सके, तो उसको बॉर्डर क्रॉप्स कहा जाता है, जो चारों तरफ लगी होती है उस फसल को। एग्जाम्पल में हम समझते हैं, गन्ने के चारों तरफ अगर पटसन लगा देते हैं तो दोस्तों जंगली जानवर या जंगली कोई भी जानवर उनको नुकसान मेन फसल को नहीं पहुंचा सकता, क्योंकि जो पटसन होती है वो आपके गन्ने के चारों तरफ लगाई जाती है। जैसे चने के चारों ओर सूरजमुखी लगाना, दोस्तों ये आप ही पता होगा कि ये चने से काफ़ी ऊंची होती है और इसको रबी में भी उगाया जा सकता है। तो दोस्तों सूरजमुखी को चारों तरफ लगाने से आपकी जो फसल होती है मेन उसकी रक्षा हो जाती है। बात करते हैं दोस्तों आगे, नेक्स्ट परिचारिका फसलें। परिचारिका फसलें यानी आपकी नर्स क्रॉप इनको इंग्लिश में कहते हैं। दोस्तों वे फसलें जो दूसरी फसलों को सहारा देने का काम करती हैं, जो क्या करती हैं, दूसरी फसल होती हैं उनको सहारा प्रदान करती हैं, वे फसलें नर्स क्रॉप कहलाती हैं। दोस्तों एग्जाम्पल में हम इसको समझें, मटर, लोबिया को दोनों को सहारे के लिए उनके बीच अगर जई या सरसों लगाना। बिल्कुल दोस्तों अगर हम मटर आपने देखा होगा, लोबिया भी आपने देखा होगा, तो दोस्तों ये आपकी फैलने वाली फसल हैं। अगर इनको दूसरी फसल का सहारा मिल जाता है तो दोस्तों ये बहुत जल्दी वृद्धि एवं विकास कर लेती हैं एवं इनसे उत्पादन भी अच्छा लिया जा सकता है। तो ठीक है दोस्तों, आपको नर्स क्रॉप समझ में आ गई होंगी। बात करते हैं दोस्तों आगे। तो दोस्तों ये आपका जो वर्गीकरण था वो आपका संपन्न हुआ ये वाला। बात करेंगे नेक्स्ट आगे वाले आपके वर्गीकरण की। दोस्तों आने वाला जो वर्गीकरण है वो है आपका प्रकाश संबंध के आधार पर फसलों का वर्गीकरण। दूसरा जो आपका है
वो है प्रकाश संबंध के आधार पर फसलों का वर्गीकरण। दोस्तों इसमें एक विशेष पॉइंट याद रखना, एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था गार्नर और एलार्ड, गार्नर एवं एलार्ड, दो साइंटिस्ट थे दोस्तों। इन्होंने प्रकाश की अवधि का पौधों की पुष्पन पर अध्ययन किया था। तो दोस्तों ये ध्यान रखें, प्रकाश संबंध के आधार पर जो वर्गीकरण किया है वो किया है गार्नर एवं एलार्ड ने। दोस्तों इनको 3 भागों में बांटा जाता है। इस आधार पर कितने भागों में बांटा जाता है? 3 भागों में। सबसे पहले दोस्तों अल्प प्रकाशकालीन, यानी इनको लघु दिवस पौधे भी कहते हैं, इंग्लिश में दोस्तों शॉर्ट डे प्लांट बोला जाता है। दोस्तों इन पौधों की पुष्पन के लिए 8 से 11 घंटे प्रकाश की आवश्यकता होती है। कितनी आवश्यकता होती है? विशेष याद रखना, शॉर्ट डे प्लांट के लिए 8 से 11 घंटे प्रकाश की आवश्यकता होती है। इनमें दिन छोटे एवं रात लंबी में होती है। एग्जाम्पल में बात करें दोस्तों, सोयाबीन, मक्का, ज्वार, धान, दोस्तों इन फसलों के लिए जनरली बात करें तो लगभग 8 से 11 घंटे प्रकाश की आवश्यकता होती है, तथा सभी खरीफ की जो फसलें हैं, सभी खरीफ की फसलें हैं दोस्तों, उनके लिए आप कह सकते हैं वो सभी शॉर्ट डे प्लांट के अंतर्गत आती हैं। ठीक है दोस्तों, समझ में आ गया होगा अल्प प्रकाशकालीन क्या है। बात करते हैं दोस्तों आगे। दोस्तों आगे है दीर्घ प्रकाशकालीन, यानी लंबे दिवस पौधे, या इंग्लिश में ध्यान रखें लॉन्ग डे प्लांट्स। दोस्तों लॉन्ग डे प्लांट कौन से होते हैं? इन पौधों की पुष्पन के लिए 11 घंटे से अधिक प्रकाश की आवश्यकता होती है। कितने घंटे दोस्तों? 11 घंटे से अधिक प्रकाश इनको चाहिए, और इनमें दिन की लंबाई अधिक व रात की छोटी होती है। दोस्तों एग्जाम्पल में बात करते हैं हम, जैसे गेहूं, जौ, ज्वार, मटर, चना, दोस्तों ये सभी आपकी रबी की फसल हैं। सभी रबी की फसलें लॉन्ग डे प्लांट के अंतर्गत आती हैं। दोस्तों इनको 11 घंटे से अधिक प्रकाश की आवश्यकता होती है। दोस्तों तीसरे नंबर पर बात करते हैं हम दिवस निरपेक्ष पौधे की। दिवस निरपेक्ष पौधे यानी दिवस उदासीन पौधे भी इनको कहा जाता है। इंग्लिश में ध्यान रखें दोस्तों न्यूट्रल प्लांट्स। न्यूट्रल प्लांट्स क्या होते हैं दोस्तों? इनमें डे न्यूट्रल बोलते हैं, सॉरी, इनमें पौधों की पुष्पन पर प्रकाश का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। दोस्तों ये वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखें। कई बार इनमें से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, बताइए इनमें से कौन सा डे न्यूट्रल प्लांट्स है? तो विशेष याद रखें दोस्तों, पूछा जा चुका है। जैसे इस प्रकाश का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है इसके फूलों पर, पुष्पन पर। एग्जाम्पल में ध्यान रखें सूर्यमुखी, कपास, टमाटर, धान की कुछ बोनी जातियां, दोस्तों ये सभी आपके डे न्यूट्रल प्लांट्स के अंतर्गत आती हैं। ठीक है दोस्तों, तो आपको समझ में आ गया होगा ये जो वर्गीकरण था आपका। दोस्तों बात करते हैं आगे नेक्स्ट वर्गीकरण की। दोस्तों नेक्स्ट जो वर्गीकरण है आपका जल की आवश्यकता के आधार पर फसलों का वर्गीकरण। दोस्तों जल की आवश्यकता के आधार पर आपके 4 भागों में इस वर्गीकरण को बांटा गया है। ए नंबर पर है वर्षा आधारित फसलें। दोस्तों ये फसलें आपकी वर्षा पर ही आधारित होती हैं। इनको वर्षा का जो पानी होता है उसके द्वारा इनको उगाया जाता है, जैसे ज्वार, मक्का, वैसे मक्का भी आ जाएगी, बाजरा, अंडी, अलसी। दोस्तों ये वर्षा पे आधारित फसलें हैं, इनको वर्षा के पानी पर उगाया जाता है। ये खरीफ की है जनरली। दोस्तों कम पानी चाहने वाली, दोस्तों मक्का, जई, चना, ये दोस्तों आपकी कम पानी चाहने वाली फसलें हैं। तीसरा है दोस्तों अधिक पानी चाहने वाली, इनको अधिक पानी की आवश्यकता होती है। गन्ना, आलू, सभी सब्जियां, दोस्तों इनको जनरली अच्छी तरीके से उगाने के लिए अधिक पानी की आवश्यकता पड़ती है। नेक्स्ट है दोस्तों डी नंबर पे अधिक पानी सहने वाली, धान और जूट। दोस्तों इनको अधिक पानी में भी उगाया जा सकता है। जनरली धान की बात करते हैं तो दोस्तों आपको पता होगा कि खेत में पानी भरा रहना अति आवश्यक होता है, तभी यह फसल अच्छी प्रकार से आपकी उत्पादन दे सकती है। दोस्तों ये था आपकी जल की आवश्यकता के आधार पर फसलों का वर्गीकरण। कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि बताइए अधिक पानी चाहने वाली फसल कौन सी होती है, अधिक पानी सहने वाली फसल, इस तरीके से क्वेश्चन आपका पूछ लिया जाता है। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं हम आगे नेक्स्ट वर्गीकरण की। दोस्तों नेक्स्ट जो वर्गीकरण है वो है वानस्पतिक परिवार के आधार पर वर्गीकरण, बेस्ड ऑन फैमिली। दोस्तों
परिवार के आधार पर वर्गीकरण है। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं ग्रेमनी या पोएसी। दोस्तों पुराना नाम ग्रेमनी है और आधुनिक जो फैमिली है उसका नाम पोएसी है, तो दोनों का मतलब एक ही है। इसके अंतर्गत धान, गेहूँ, मक्का, ज्वार, बाजरा, जौ, जई, गन्ना, समा, बांस एवं सभी प्रकार की घासें और रागी आदि जो फसलें हैं वो आती हैं। दोस्तों ये सभी ग्रेमनी या पोएसी परिवार की आपकी फसलें हैं, विशेष याद रखें। आगे हैं दोस्तों लेग्यूमिनेसी। दोस्तों लेग्यूमिनेसी का उपकुल है पेपलियोनेसी। क्या है दोस्तों? पेपलियोनेसी। इसके अंतर्गत मटर, चना, मूंग, उड़द, सोयाबीन, मूंगफली, अरहर, लोबिया, मसूर, ग्वार एवं सनई। दोस्तों इसके लेग्यूमिनेसी कुल के अंतर्गत या लेग्यूमिनेसी परिवार के अंतर्गत दोस्तों सभी लेग्यूम्स एवं पल्सेस क्रॉप आती हैं। सभी दाल वाली फसलें इसके अंतर्गत आ जाती हैं। नेक्स्ट है दोस्तों मालवेसी। मालवेसी कुल के अंतर्गत कपास, पटसन, भिंडी, गुड़हल आदि फसलें आती हैं। दोस्तों ये सभी मालवेसी कुल की फसलें हैं, कपास, पटसन, भिंडी, गुड़हल आदि। नेक्स्ट है दोस्तों सोलनेसी। सोलनेसी कुल के अंतर्गत आपकी आलू, टमाटर, बैगन, मिर्च, तम्बाकू, धतूरा ये सभी फसलें आपकी जनरली सब्जी वाली भी हैं। तम्बाकू आपकी उद्दीपक फसल है और धतूरा एक औषधीय फसल है। दोस्तों ये सभी आपकी सोलनेसी कुल के अंतर्गत आने वाली फसलें हैं। बात करते हैं आगे क्रूसीफेरी। दोस्तों क्रूसीफेरी के अंतर्गत गोभी वर्गीय सभी फसलें, जिसमें आपकी गांठ गोभी, पत्ता गोभी, फूल गोभी, ब्रोकोली आदि फसलें आती हैं। मूली, सरसों वर्गीय। दोस्तों सरसों वर्गीय में आपकी तारामीरा, राई, पीली सरसों आदि फसलें आती हैं और सलजम ये सभी आपकी क्रूसीफेरी कुल के अंतर्गत आने वाली सब्जियां एवं फसलें हैं। तो दोस्तों ये आपका वनस्पतिक परिवार के आधार पर वर्गीकरण। इतना बात करते हैं थोड़ा सा और आगे। दोस्तों आगे है कंपोजिटी। दोस्तों इसका दूसरा नाम भी विशेष याद रखें, इसका दूसरा नाम है एस्टेरेसी। कंपोजिटी का दूसरा नाम एस्टेरेसी है। दोस्तों इसके अंतर्गत सूर्यमुखी, कुसुम, चिकोरी, नाइजर ये सभी आपकी कंपोजिटी परिवार के अंतर्गत, फैमिली के अंतर्गत ये आपकी फसलें आती हैं। नेक्स्ट है दोस्तों टेलेसी। टेलेसी के अंतर्गत जूट एवं फालसा जो आपका फल होता है वो इसके अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों अम्बेलीफेरी या एपिएसी। अम्बेलीफेरी या एपिएसी कुल के अंतर्गत गाजर, सौंफ, धनिया, जीरा, अजवाइन आदि फसलें या जो आपकी फसलें हैं जनरली सौंफ, धनिया, जीरा, अजवाइन ये सभी आपकी स्पाइसेस क्रॉप हैं। जबकि गाजर एक आप कह सकते हैं सब्जी वाली या जनरल खाने वाली आपकी जड़ वाली फसल है। दोस्तों नेक्स्ट है पेडलेसी। पेडलेसी के अंतर्गत तिल फसल आती है। कई बार पूछा जा चुका है तिल का कुल कौन सा है, तो दोस्तों तिल का कुल है पेडलेसी। और नेक्स्ट है थेसी। थेसी दूसरा नाम ध्यान रखना है इसका, कैमलेसी भी फैमिली है। थेसी का दूसरा नाम कैमलेसी है और इसके अंतर्गत चाय आती है। और रूबेसी। दोस्तों रूबेसी के अंतर्गत आपकी कॉफ़ी आती है। कॉफ़ी दोस्तों ध्यान रखें रूबेसी फैमिली के अंतर्गत आपकी पूछी जाती है। दोस्तों आज के लिए इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। सभी आपके क्लासिफिकेशन जो थे वो कंप्लीट हो गए हैं। अब बात करेंगे हम आगे नेक्स्ट वीडियो में आपके जो भी आपका टॉपिक होगा उसके बारे में। दोस्तों पूरा टॉपिक वाइज हम आपको पढ़ा रहे हैं। कहीं भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम आता है, समस्या आती है तो आप हमसे ज़रूर संपर्क करें। दोस्तों हमारा मोबाइल नंबर है 7224002628। नेक्स्ट आपका 6162148414 पर आप संपर्क कर सकते हैं। दोस्तों अगर आप कर रहे हो किसी भी एग्रीकल्चर कंपटीशन की तैयारी तो दोस्तों यह वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। दोस्तों आप चिंता ना करें, आप हमारे जो भी एग्रोटेक स्टडी चैनल है उससे जुड़ जाइए। नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें, जिससे दोस्तों आपको नए वीडियो का नोटिफिकेशन पर डे समय से मिलता रहे। दोस्तों आप बस हमसे जुड़ जाइए और जो भी एग्रीकल्चर कंपटीशन है
कोई भी आपका एग्रीकल्चर कंपटीशन हो सकता है, या आप पीएटी के छात्र हो, या आप बीएचयू के छात्र हो, या आईसीआर की तैयारी करना चाहते हो, या दोस्तों आप जेट के छात्र हो, या क्यूपी कैडेट, या किसी भी आप एग्रीकल्चर कंपटीशन अगर आप तैयारी कर रहे हो दोस्तों, जैसे आरयू है, आरएचयू है, एडीओ, ईओ, एसओ, ईएफओ, किसी की अगर आप तैयारी कर रहे हो एग्रीकल्चर कंपटीशन में, तो दोस्तों आप हमसे जुड़े रहें और तैयारी करते रहें। दोस्तों अगर आपको कहीं भी कोई प्रॉब्लम आता है तो आप लोग जरूर हमसे संपर्क करें। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। नमस्कार, कल फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ।